नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जन्नत जम्मू कश्मीर और लद्दाख आज से केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इसी साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद आज यानी 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग राज्य बन गए हैं। खास बात यह है कि राज्य के पुनर्गठन की तारीख के लिए देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती को चुना गया, जिसे पूरा देश राष्ट्रीय एकता के दिवस के रूप में मना रहा है। वहीं इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला सरदार पटेल को समर्पित किया। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में लौह पुरुष को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि देश की एकता पर किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज के दिन को लौह पुरुष सरदार पटेल के सपने को साकार करने के रूप में देखा जा रहा है। वहीं कहीं ना कहीं दोनों राज्यों का पुनर्गठन पूरे देश को लेकर केंद्र सरकार की एक राष्ट्र की अवधारणा की ओर एक बड़ा कदम भी है और यहीं से शुरुआत होती है एक भारत और सशक्त भारत की। इसी सपने के साकार होने के बाद आगे की अब राह क्या होगी, नई चुनौतियां क्या होंगी और अब देश की इस बदलती हुई तस्वीर को कैसे देखा जाएगा, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ अनिल चौधरी जुड़ रहे हैं, पूर्व सचिव हैं आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय के। अनिल जी, स्वागत आपका। नवनीत वासन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व महानिदेशक NIA। साथ ही साथ प्रफुल्ल केतकर जुड़ रहे हैं मेरे साथ, संपादक हैं ऑर्गेनाइजर के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्रफुल्ल, शुरुआत आप ही से। आज कह सकते हैं कि फॉर्मली तौर पर, औपचारिक तौर पर गृह प्रवेश हो गया जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का। कितना बड़ा ऐतिहासिक दिन आज के लिहाज से? निश्चित ही बहुत बड़ा दिन है। वैसे तो गृह प्रवेश 26-27 सितंबर को 1947 में ही हो गया था, लेकिन उस विलीनीकरण की प्रक्रिया में एक तरह से पाकिस्तान के आक्रमण के कारण जो रोड़ा अटका पड़ा और उसको क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया जो होती है विलीनीकरण की, जिसमें संविधान वो प्रिंसली स्टेट जो थे उनकी भी मान्यता, संविधान सभा वहाँ पे गठित होना और उसकी मान्यता लेना, वो पूरी नहीं हो पाई। बाकी प्रिंसली स्टेट्स में वो हो गई, जम्मू कश्मीर में वो नहीं हो पाई थी। वो पूरी होने के कारण जो एक, मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू होने की प्रक्रिया पूरी हुई है। विलीनीकरण तो पहले ही हो गया था, बिल्कुल, लेकिन संविधान पूरी तरह से वहां लागू नहीं हो पा रहा था। वो प्रक्रिया पूरी हुई है और वो पूरी होने के साथ साथ एक नई रचना वहां पे प्रशासनिक ढांचे में ही पूरी तरह से आ गई, क्योंकि 2 अभी यूनियन टेरिटरीज बन गई। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला भी है और उसके दूरगामी परिणाम भी होंगे। ये बात तो सही है कि 70 वर्षों में जिस तरह से ये मामला प्रलंबित रहा, उसका 3-4 महीने में अचानक से ये दिखने लगेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने कम से कम बहुत सारे पाकिस्तान के द्वारा किए गए समस्याओं को लोकलाइज कर दिया। आपने सारे डिस्कोर्स को चेंज कर दिया। एक जो ऑपरेटिव जो सर्जरी एक चाहिए थी वो आपने कर दी। अब इसकी हीलिंग की प्रोसेस अलग से आपको करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि उस पर अलग से सोच, अलग से मंथन सरकारी व्यवस्था में भी हो ही रहा होगा, बाहर भी लोग कर रहे हैं, लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी था। और जिस तरीके से हुआ वो मुझे लगता है कि जम्मू और लद्दाख के लोगों के लिए तो एक नई स्वतंत्रता का और नए सुशासन के सपने का एक तरह से साकार होना है। लेकिन कश्मीर घाटी में भी और ख़ास करके वैली के जो एरियाज़ थे जहाँ पे आतंकवाद और अलगाववाद के प्रभाव के कारण लोगों का सामान्य जीवन जो पूरी तरह से एक तरह से ध्वस्त हो गया था, उसको भी एक तरह से रिस्टोर करने में इससे बड़ी मदद मिलेगी। चुनौतियां भी हैं और अनिल जी, इन चुनौतियों को पाटने में समय भी लगेगा। जैसे प्रफुल्ल कह रहे हैं कि रातों रात कुछ बदल नहीं जाएगा, कोई करिश्मा नहीं होने वाला है, लेकिन सिर्फ अगर अधिकारों के विस्तार को समझने की कोशिश करें तो अनिल जी, दोनों ही जगह, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो चाहे लद्दाख हो, वहां के रहने वाले लोगों के, वहां के बाशिंदों के अधिकारों के विस्तार की तस्वीर आप कैसे देख पाते हैं? घनश्याम जी, पहले तो मैं नमस्कार करूंगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जिनकी एक अहम भूमिका रही है इस देश को एकता बनाने में।
जब 1947 में अंग्रेज़ छोड़ के गए तो उन्होंने कुछ राजाओं को कहा था आप चाहें तो पाकिस्तान को, जैसे याद है मुझे, हैदराबाद के निज़ाम और जूनागढ़ के जो नवाब थे और ये दोनों चाहते थे पाकिस्तान से जुड़ना, लेकिन सरदार पटेल ने उस वक्त फ़ौज भेजी और उनसे कहा नहीं, आप जुड़िए। तो हमारा हैदराबाद बना, जूनागढ़ बना, जम्मू और कश्मीर के राजा भी इधर उधर हो रहे थे, तो पाकिस्तानी हमला कर आ गया, तो सरदार पटेल ने फ़ौज भेजी। तो ये सब हमारा शुरुआत वहाँ से होती है। आज का जो है सब्जेक्ट है वो देश, जम्मू और कश्मीर में हम नहीं अटकते हैं। देश हमारा विशेष है और इतनी तरह तरह की इसमें हैं, लेकिन एक है, ये यहाँ की विशेषता है, अनेक एक और देश। और सभी जानते हैं कि जब तक एकता नहीं होगी तो शक्ति नहीं आएगी, सबको एकजुट होना है। मैं तो ये समझता हूँ जम्मू कश्मीर की बात छोड़ दीजिए, पूरे देश में अपने आप को ऊंचा उठाना है, देश के लिए सोचना है। राजनीतिक दलों से भी मैं कहूँगा, जो कि अक्सर भूल जाते हैं कि देश का हित में क्या है, आंतरिक सुरक्षा क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, और अपना पार्टी की भले की सोचते हैं। तो ये वो दिन है आज। सरदार पटेल का एकता दिवस बहुत अच्छा मना रहे हैं। 2014 में शुरू किया गया था, आज उनकी तिथि है। उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई, जैसे बताया कि सरदार पटेल तो इस देश के एकदम बेस फाउंडेशन है, उसी को मजबूती से रखना हमारा काम है। अपने आप को ऊपर उठाना है जातिवाद से, धर्म से, और लैंग्वेजेस, कितनी भाषाएं हैं हमारे देश में। देखिए अमेरिका महान है, रिलीजन शायद एक ही है, भाषा शायद एक ही है। यहाँ कितनी भाषाएं हैं, कितनी वेशभूषाएं हैं, कितने खाने के तरीके हैं, सबको एकजुट करना ये हमारे सामने चुनौती है। ये हमको करना पड़ेगा। दूसरी की संस्कृति को, दूसरी की सभ्यता को, दूसरी की लैंग्वेज को भी हम सम्मान दें। ये नहीं कि हम महान हैं, दूसरे हमसे छोटे हैं, सब बराबर है। एकजुट होकर हम देश को महान बनाएंगे। नवनीत वासन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नवनीत जी, अनिल जी की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़े तो फिर आज सिर्फ बात जम्मू कश्मीर के लद्दाख की ना हो, एक बड़े पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश हो, एक बड़ा स्केच ड्रॉ करने की कोशिश हो, तो माने कि यहां से वो शुरुआत भी हो जाएगी जब वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी दी जाती है, वन नेशन वन राशन कार्ड की बात कही जाती है, वन नेशन वन फास्टैग की बात की जाती है, तो माना जाए कि अब इन चरणों में भी हम आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। शुरुआत हो चुकी है आज से। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। हमारे देश में वन नेशन वन टैक्स और रेल से जुड़ा हुआ और एयर से जुड़ा हुआ लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी, उनकी सोशल प्रोग्रेस होगी। कोई किसी तरह का बंधन नहीं है, कोई भी कहीं जाके पढ़ सकता है, कहीं जाके रह सकता है। इसके बावजूद भी दूसरी जगह में कोई दूसरी भाषा बोली जाती है या डिफरेंट तरह का खाना खाया जाता है, उससे कोई हमारे देश को फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे सबसे जो इम्पोर्टेंट पहलू है हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, और ये बात मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के परिप्रेक्ष्य में विशेष तौर पे कहना चाहूँगा कि उनके देश में पूरी तरह से संविधान वहाँ लागू होने से, हमारे देश का संविधान लागू हो गया है, वहाँ के लोगों को आगे आने वाले समय में ये बात जरूर है कि उस चीज़ में समय लगेगा। ये जैसा कि पहले को पैनलिस्ट ने कहा कि रातों रात नहीं होने वाला है, और हमारा पड़ोसी देश हर कोशिश करेगा कि उसमें किसी न किसी तरह का रोड़ा अटकाए, किसी न किसी तरह की समस्या, बाधा उत्पन्न करे। लेकिन उसके बावजूद वहाँ के लोगों का इकोनॉमिक जो विकास है वो होने वाला है, और उनको काफ़ी फायदा पहुंचेगा कि देश का एक, पहले भी हम अभिन्न अंग था जम्मू कश्मीर हमारे लिए, लद्दाख हमारे लिए अभिन्न अंग था, लेकिन अब वो पूरी तरह से हमारे राष्ट्र में सम्मिलित हो गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, वहाँ कोई डिफरेंट कानून नहीं रहेगा, वहाँ कोई डिफरेंट बात नहीं रहेगी। वहाँ के लोग कहीं भी जाके व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी बच सकते हैं। दूसरी जगह के लोग आगे आने वाले समय में वहाँ भी खुलेआम व्यापार कर सकते हैं, जिससे वहाँ के लोगों का डेफिनेटली फायदा होने वाला है। जी, तो कई फायदे हो सकते हैं और फायदे की राह पर ही असल में चलने का ध्येय भी है, जिसका जिक्र बार बार होता रहा है। प्रफुल्ल जी, असल में प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि देखिए विविधता में एकता ही हमारी यूएसपी है,
और यही ताकत भारत के विरोधियों के सामने भी एक बड़ा चैलेंज है। यह माना जाए कि वैश्विक मानचित्र पे भी इस एकता को हम अब चैलेंज के तौर पे दूसरों के सामने रख सकते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा मतलब ये क्लीशे बन गया है विविधता में एकता कहना जी। मैं समझता हूं कि भारत की सोच जो है ना वो थोड़ी सी अलग है, और हमारा संविधान जो है वो उसके कारण केवल हम एक हुए ऐसे नहीं, हमारी जो सोच थी उसके कारण हमारा संविधान भी बना है। हमारी स्वतंत्रता आंदोलन में जो सोच थी उसके कारण हमारा संविधान बना है। तो हमारी सोच केवल विविधता में एकता की नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूं कि वी डोंट हैव डिफरेंट कल्चर्स, वी हैव अ यूनिक कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी। हम कहते कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो वो फोर्स कंसेप्ट लगती है। तो क्या ये भाषाएं पहले नहीं थी? क्या ये भाषाएं पहले भी थी? ये भाषाओं के आधार पर कभी 1955 में हमने भाषा के आधार पर प्रांतों की रचना स्वीकार की, उससे पहले इन भाषा के आधार पर कभी भी कोई युद्ध हुआ ऐसा नहीं दिखाई देता। राजनीति भाषा के आधार पर जब होने लगी तब समस्याएं बढ़ने लगी, नहीं तो भाषा के आधार पर हमने संघर्ष नहीं किया। इसीलिए जब फंडामेंटल राइट्स का जब सब कमेटी बनी संविधान सभा में और सरदार पटेल उसके अध्यक्ष थे, तो उन्होंने उसकी एक इंट्रोडक्शन लिखी है, और उस इंट्रोडक्शन में वो कहते हैं कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि जो हमें तात्कालिक तौर पर करने पड़ेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा पर्सपेक्टिव ये हो कि जब हम अधिकारों की बात करें तो किसी भी आधार पर हमें अलग अलग सोचने की जरूरत ना पड़े। वो खास करके मेजॉरिटी और माइनॉरिटी राइट्स के बारे में कहते हैं कि इवेंचुअली दिस डिफरेंशिएशन शुड फेड अवे। तो ये सोच दिखाती है कि आपको यदि समर्थ भी बनना है, सशक्त भी बनना है, तो आपके लीगल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल पैरामीटर्स क्या हो उस दिशा में बढ़ने के लिए। जैसे आपने कहा कि वन नेशन वन टैक्स, वन टैग, ये तो अब वन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गया, तो क्योंकि एक अलग ही जम्मू कश्मीर का संविधान केवल बचा हुआ था, अब वो भी हो गया। हमने पूर्वोत्तर में, देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो केवल पार्टीशन नहीं हुआ था, उस पार्टीशन के साथ साथ बहुत सारी नई चुनौतियां आई थी। उससे पार होकर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो पहले से हमें कुछ खास था इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सरदार पटेल जैसे जो विजनरीज थे उन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। इतनी सारी रियासतों को एकत्रित लाना, या देखिए उस समय एक तरफ निज़ाम के जो पाकिस्तान से मिलिट्री हेल्प लेने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ सरदार पटेल लक्षद्वीप पर नज़र लगाए हुए थे, अंडमान निकोबार पर नज़र लगाए हुए थे। उनको ये ध्यान था कि ये कहाँ कहाँ समस्याएं आ सकती है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक विजन है, भारत के सशक्त होने का एक स्ट्रेटेजिक विजन, मुझे लगता है कि उसका एक दायरा सरदार पटेल ने खींचा है। उसको हम जैसे ही शब्दों में भी और हमारी कृति में भी आगे लेकर जाते हैं, तो अपने आप हम एक भारत और सशक्त भारत की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अनिल जी, अगर इतिहास की पन्नों को खंगालते हुए वर्तमान स्थिति का एनालिसिस करने की कोशिश करें तो क्या माना जाए कि तस्वीर पहले ही असल में बन चुकी थी, अब सिर्फ रंग भरे जा रहे हैं? क्या हम ऐसा समझ सकते हैं? घनश्याम जी, इतिहास गवाह है 1947 में जो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ वो सही हुआ नहीं हुआ, 370 लाए, उनको क्यों स्पेशल स्टेटस दिया गया, वो सब तो अब ख़त्म हो गया है। अब चुनौती हमारे सामने ये है कि हम कश्मीर के जो मुसलमान भाई हैं हमारे, उनको हमारे साथ कैसे मिलाया जाए। सिर्फ बंदूक के ज़ोर पे आप नहीं कर सकते। मैं कश्मीर में काम किया है, मैं आंतरिक सुरक्षा से जूझा हूँ कई सालों तक। सिर्फ ऐसे नहीं होगा, उनको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और जो वहाँ के नौजवान लोग हैं उनको ज़्यादा, जो बूढ़े हो चुके हैं वो तो ठीक है, नौजवान जो अलग हो गए हैं, हमसे जुदा हो गए हैं, उनको वापस लाना है। किस तरह लाना है, उनको समझाना है, समझा के जो उसमें से जो भी है, स्कूलों में समझाइए, आप पंचायतों में समझाइए और मोहल्लों में समझाइए। सिर्फ यही नहीं है आर्मी और फौज से लेके वहाँ पर, कहीं दुनिया में सिर्फ इस बल पे नहीं हुआ है। और अब तक जोड़ना है उनको हमारे साथ, उनका भलाई देखा के उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनको जब रोज़ी रोटी मिलेगी, जब उनका बढ़ावा होगा तब वो आएंगे। धीरे धीरे होगा, जल्दी नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ सही है, दिशा सही है। और अब देखिए यूनियन टेरिटरी है, सेंट्रल का पूरा वहाँ पूरा चलेगा,
अभी तक स्टेट थी, स्पेशल स्टेटस था। तो अब सेंट्रल रूल है वहाँ पर, जैसा चाहेगी भारत सरकार वही होना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहूँगा, वहाँ के लोगों से मशवरा करके आगे चलना चाहिए। दिल्ली में बैठ के हम पॉलिसी तय करते हैं कश्मीर के बारे में, ये सही नहीं है। दिल्ली में बैठ के कश्मीर के हालात से जूझना और समझना मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्थिति है। कहाँ से कहाँ चले आए हैं वो लोग। पहले जाते थे पीर मुरीदी करते थे, अब सब फंडामेंटलिस्ट की तरफ चले आए हैं। उसकी वजह दूसरी है, तो वही है। और बाकी देशों में देखिए, सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, अलगाववाद और भी जगह है, नक्सलवादी भी ऊपर उठा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी नागाज भी अभी भी हैं। तो ये हम नहीं कह सकते नहीं हम एक हो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक हो गया, नहीं। रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी से हमको समझना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को साथ लेकर पड़ेगा। सेंट्रल फोर्सेस की बूतों पे नहीं होगा, ना नक्सलवाद कम होगा, ना नॉर्थ ईस्ट का सीआरपी नहीं कर पाएगी। वहाँ की लोकल पुलिस, लोकल जो लोग वहाँ की भाषा समझते हैं, जो उनके साथ इथॉस, वहाँ की टोपोग्राफी जानते हैं, वही वहाँ पर आंतरिक सुरक्षा, और आंतरिक सुरक्षा के बिना कोई आपका उन्नति नहीं हो सकती, डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। ये मैं मान लीजिए, आप कितना भी इंटेलेक्चुअल, कितना भी इंटेलिजेंसिया करेंगे, जब तक कि लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था अगर मजबूत नहीं होगी देश की, तो सशक्त नहीं होगा। ठीक है नवनीत जी, तो असल में जो जिस चीज की तरफ जिक्र कर रहे हैं अनिल जी, तो ये माना जाए कि 370 हटने के बाद एक जमीन पे खींची हुई रेखा तो मिट गई है, लेकिन विश्वास की श्रृंखला को स्थापित करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और प्रधानमंत्री ने भी इस तरफ इशारा किया। तो माना जाए कि इस रेखा के मिटने के बाद विश्वास को स्टैब्लिश करने में अभी बहुत समय लग जाएगा। इसके लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी है असल में? नहीं, देखिए, सबसे मेरे विचार में सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी जो है, वहाँ के लोग जो किसी वजह से हमारे से अलग थलग हो गए, जिसमें हमारे पड़ोसी देश की भी बहुत अहम भूमिका है, और शायद वो पड़ोसी देश कोशिश करेगा कि आगे आने वाले समय में भी कुछ, जैसे मैंने पहले कहा, किसी तरह की बाधा उत्पन्न करे। हम लोगों को इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से जम्मू कश्मीर के जो और लद्दाख के जो लोग हैं, उनको देश के अंदर उनको उसका लाभ मिल सके, ये बहुत अहम है। जब उनको उस चीज़ का लाभ मिलेगा तो वो समझेंगे, और उनकी जो नेगेटिव सोच है, या जिसकी वजह से वो फंडामेंटलिज्म की तरफ चले जाते हैं और लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, तो उनको पता लगेगा। और ये बात ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग समझते हैं। अगर हम देखें, जो आर्मी में रिक्रूटमेंट होता है, जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज में रिक्रूटमेंट होता है, उसमें बहुत बड़ी तादाद में वहाँ के यंग जो लोग हैं वो उसमें हिस्सा लेने के लिए आते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वो हमसे अलग होते हुए भी हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी कारणों से वहाँ जो प्रोड्यूस होती है, या वहाँ कोई इंडस्ट्री इस तरह की हम नहीं लगा पाए हैं जिससे वो लोगों को आर्थिक, जिस तरह से देश के दूसरे भागों में लोगों को फ़ायदा हो रहा है, उस तरह का फ़ायदा हो, तो वो ज़रूरी है। और जैसे को पैनलिस्ट ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव करना है, और वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खाली फोर्स के बल पे नहीं किया जा सकता। उनका विश्वास जीतना होगा, उनको विश्वास दिलाना होगा कि वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, और उनके भले के लिए हम सब काम कर रहे हैं। जब धीरे, और इसमें काफ़ी समय लगेगा, बिल्कुल सही बात है, काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी मेहनत लगेगी, और ना ही केवल जो केंद्र सरकार है, बल्कि जहाँ वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल पुलिस है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको एक बहुत अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। और उसके बाद धीरे धीरे मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो लोग इस चीज़ को महसूस करेंगे कि देश का एक अभिन्न हिस्सा बन के वो भी अपने देश में सोशल इकोनॉमिक रूप से तरक्की कर पाएंगे, जैसे दूसरे हिस्सों में लोग करते हैं। ठीक, तो 370 की दीवार तो ढह गई, लेकिन अब अगला जो मामला है, जो अगली कोशिश है, वो यही है कि असल में विश्वास को स्थापित करना है। लेकिन प्रफुल्ल जी, अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो से समझने की कोशिश करें, तो राजनीतिक लिहाज से अब कौन सा वो अक्स है जो आपको दिखाई देता है? क्या माना जाए कि राजनीतिक अस्थिरता से जो जूझता रहा हमेशा जम्मू कश्मीर, अब उसमें स्टेबिलिटी आएगी? देखिए, क्या है कि पहली बात तो ये है कि ये जो सारा 370 और 35A पर जो डिस्कशन चला जी, उसमें बहुत सारे मिथ्स पहली बार ढहे हैं। पहली बार वहाँ के लोगों ने भी कुछ सच्चाइयाँ सुनी हैं, बाहर भी हम लोगों ने बहुत सारी सच्चाइयाँ सुनी हैं।
क्योंकि जैसे संविधान में स्पेशल स्टेटस ये शब्द ही 370 आने के बहुत बाद आया है, तो 370 तो टेम्पररी प्रोविजन थी, तो स्पेशल कहाँ से हो गया? लेकिन वहां पे बेचा गया, पॉलिटिकली भी बेचा गया। और उसी खास करके पिछले 30-32 वर्षों में 1986 के बाद कश्मीरियत बेची गई। भैया मैं तो कहता हूं कि जब ये बताया जाएगा भी कश्मीरियत जो थी वो तो सूफी इस्लाम, शैवी हिंदुइज्म और बुद्धिज्म इनकी मिला के कश्मीरियत थी, वो तो कोई जिहादिज्म की विचारधारा कोई कश्मीरियत नहीं थी। तो किस कश्मीरियत की बात करते हैं? पंडितों को भगा के वहां पे कश्मीरियत जिंदा रहेगी क्या? बुद्धिस्ट को वहां से कारगिल से भगाकर आप कश्मीरियत बचाओगे क्या? ये संवाद वहां पे प्रस्थापित करने वाला। और इस सारे आधार पर क्या हुआ कि एक अस्थिरता की अर्थव्यवस्था पैदा हो गई। सेंटर से मदद तो जा रही है, लेकिन वो मिस गवर्नेंस का इस तरह से स्ट्रक्चर, एक ढांचा खड़ा रहा इस बीच वाली 370 की दीवार के कारण कि वो फ्रूट जो है डेवलपमेंट के वो लोगों तक पहुंच नहीं पाए। अब मुझे लगता है कि इसके बारे में हमें 2-3 लेवल पर अलग अलग विचार करना पड़ेगा। एक है जो सीधा सीधा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथन करने का है, चाहे वो वीडीसीज के लेवल पे हो, चाहे पंचायत के लेवल पे हो। अभी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में हमने देखा 95-98% तक उनके प्रतिनिधियों ने वोटिंग किया, तो ये एक अच्छा लक्षण है। जब ये पार्टिसिपेटरी और इसके बदले में हर पंचायत तक 25 लाख तक का निधि सीधा पहुंचेगा, उसके आधार पर उनका नियोजन पहुंचेगा, तो मुझे लगता है ये एक है। दूसरा इसका ये है कि इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो एक वेस्टेड इंटरेस्ट का एक नेटवर्क खड़ा रहा था इस सारी टेरर इकोनॉमी के अराउंड या इंस्टेबिलिटी से जुड़ी हुई इकोनॉमी के अराउंड, वो डिसमेंटल करना, मुझे लगता है केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वो एक राह आसान हो जाएगी। तीसरा जो है वो लंबा रास्ता है, जो समाज का वहाँ का एक सोशल लीडरशिप खड़ी होना, कम्युनिटी लीडरशिप खड़ी होना, उनके साथ संवाद बिठाना, अलग अलग स्टेक होल्डर्स। अनफॉर्चुनेटली क्या है, हम श्रीनगर वैली को ही पूरा कश्मीर मान के चलते हैं। जो बकरवाल्स है, जो डोगराज है, जो गुज्जर्स है, जिनको कभी भी इसमें राइट्स नहीं मिले थे, वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजीज है, उनके इंटरेस्ट जब ध्यान में रखे जाएंगे और उनको कहीं ना कहीं इसमें शेयर मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तो अपने आप ये जो अलगाववादी सोच को केंद्र में मानकर हम जम्मू कश्मीर को सोचते थे वो बहुत लोकलाइज दिखने लगेगा। मुझे लगता है इस दिशा में हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ प्रयास जरूर करना। अनिल जी, कश्मीर की रूह को आपने नजदीक से महसूस किया है, काफी अरसे तक वहां काम भी किया, आपको क्या समझ में आता है सर, क्या भाप पाए असल में वहां की दिक्कत क्या है, वहां के लोग चाहते क्या हैं, और उनकी चाहत के हिसाब से असल में वो रोड मैप होना क्या चाहिए जो एक भारत, सशक्त भारत में एक अहम भूमिका निभा पाए? घनश्याम जी, आतंकवाद और हिंसा एक कश्मीर में समस्या है, जटिल समस्या है। और जैसा कि वासन साहब ने कहा कि पड़ोसी देश हमारे जो हैं पाकिस्तान, वहाँ फ़ौज का राज है, वहाँ लोगों की आवाज़ नहीं है, तो वो फ़ौज का राज, उनकी रोज़ी रोटी का सवाल है, वो कश्मीर में शांति नहीं बनने देंगे। भरसक कोशिश करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, लोगों को पैसा देंगे, बंदूकें देंगे, भड़काते रहेंगे, अंत से करें। हमारा जो बनता है मेरे लिहाज से अपनी सुरक्षा इतनी मजबूत करी जाए कि पाकिस्तानियों की हिम्मत ना हो कि अंदर आए। जो है बंदूक, जो कोई बंदूक उठाएगा तो उसको तो बंदूक से करना है, लेकिन जिसने बंदूक नहीं उठाई है उसके साथ अलग से करना है। और देखिए, सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, सबसे बड़ा दुनिया में, है कि नहीं, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका भी देखिए, लोग जानते हैं, पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है। इस वक्त मेरे हिसाब से कुछ हमारे हक में है, लोग वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ भी देख रही हैं कि हाँ, भारत शांति प्रिय देश है, उसने कभी किसी पर हमला नहीं किया। पाकिस्तानी करते रहते हैं, ये भी धीरे धीरे पाकिस्तान का भी हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करना होगा। लेकिन ये नहीं होगा यहाँ पर जिंगो दिन हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम छक्के छुड़ा देंगे, हम ये कर। पाकिस्तान को क्यों उंगली दिखाते हैं? अपने को इतना मजबूत करो, सशक्त करो कि हिम्मत ना हो किसी को यहाँ पर हिंसा करे। हिंसा के खिलाफ हिंसा, लेकिन जो हमारे साथ हैं उनको साथ ले लेना पड़ेगा। जैसा कि कहा गया है, मैं दोबारा कहूँगा कि वहाँ के लोगों की सोच कुछ ये है, कश्मीरियत के लिए वो लोग बहुत वो अपनी जान देने को तैयार है। और कश्मीरियत क्या है,
क्या थी और क्या हो गई है, उसमें भी बहुत फर्क आ गया है। और जैसा कि मैंने कहा, राजनीतिक दलों को इसमें एक अहम भूमिका निभानी पड़ेगी, अपने को वोटों के से ऊपर उठा के कि भाई इसमें देश में क्या हित है, हमारी देश कैसे एकता और सशक्त बने, शक्तिशाली देश बने, वो करे। वो दूसरे देशों में है। जब 9/11 हुआ था वहाँ अमेरिका में, मैं वहीं पोस्टेड था, तो जो उस वक्त प्रेसिडेंट था उसने जो दूसरी पार्टी का प्रेसिडेंट उसको बुला के दोनों ने कहा वहाँ से कि हम इनका ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे दुनिया के कोने कोने में। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे कहते हैं नहीं, उसकी गलती है, उसने ये तो किया। बड़ा संदेश देने की कोशिश करनी चाहिए। नवनीत जी, आखिरी सवाल आपसे, बहुत संक्षेप में, मैं उम्मीद करता हूं उत्तर की। सर, एक वैश्विक मानचित्र पे क्या एक बड़ा संदेश देने का प्रयास भी किया जा रहा है, एक भारत सशक्त भारत के इस संदेश के जरिए? अगर है ऐसा तो माना जाए कि वहां भी हमारी ताकत और हमारी हैसियत अब बढ़ रही है। नहीं, देखिए, विश्व स्तर में भी हमारी ताकत बढ़ रही है, हमारी जो इज्जत है एक देश के नाते वो भी बढ़ रही है, और बहुत सारे देश अब खुल के हमारे साथ आ रहे हैं। और ये समय और इसलिए है कि पाकिस्तान जो है इट्स गेटिंग एक्सपोज्ड नाउ, तो उसका हमें पूर्ण फायदा उठाना चाहिए। जैसे अनिल जी ने कहा कि हमको अपनी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, आंतरिक सुरक्षा है, उसको स्ट्रांग करना है कि हमारे ऊपर कोई किसी तरह का आक्रमण नहीं कर पाए, कोई किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं ला पाए। लेकिन साथ ही साथ हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये कोशिश करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान अलग थलग पड़े, और उसको मजबूरन, क्योंकि वो केवल ना हमारे यहाँ पे बट बहुत सारी दूसरी जगह पे भी उनके लोग जो हैं इस तरह के कार्य करते रहे हैं। और अगर हम लोग उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अलग थलग कर पाएंगे तो उसका भी फायदा हमको जरूर मिलेगा। ठीक, तो एक भारत और सशक्त भारत की ओर हमारे कदम बढ़ रहे हैं और ये कोशिशों का दौर यूं ही चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देश देशांतर में आज बस इतना ही। आपके सुझाव, आपके रिएक्शंस का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। आप जानते ही कि आप हमारा एक कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। तो फिर कल होगी मुलाकात देश देशांतर में। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।